अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। 9th क्लास की बायोलॉजी के लेक्चर सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, चैप्टर 6 दैट इज अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हम डिटेल में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स को देखेंगे। सबसे पहले कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। और फिर हम इन डेप्थ स्टडी में जाएंगे, इनकी फर्दर डिटेल देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा ताकि बायोमोलिक्यूल्स पर आप लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये बिल्डअप हो सकें। बायोलॉजी की 9th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं ये कवर करना बहुत जरूरी है, चाहे आप स्कूल टीचर की जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, स्कूल डिपार्टमेंट की, या फिर आप लेक्चरर के लिए या एसएस के लिए, जहां कहीं पर बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी आपको बेसिक बायोलॉजी करके आगे जाना होगा। तो इसलिए जब भी आप इससे रेलेवेंट तैयारी करें तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपको इसके लिए बहुत फायदा देगी। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं वो बायो की ब्रांच जिसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ा जाता है। तो वो ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायो की वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को। यानी कि अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिकल प्रोसेसेस पढ़ रहे हो, दैट विल बी नोन एज बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन दो बहुत मशहूर प्रोसेसेस हैं और ये सारे बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री से रेलेवेंट ही एक ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी हम सेम चीजें ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया और बायोलॉजी के वो दो मेजर सब्जेक्ट्स डिस्कस हो गए जिनके अंदर इनको पढ़ा जाता है। इसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बॉडीज में पाए जाते हैं उन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। तो यहां पर एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोमोलिक्यूल्स। तो ऑप्शंस में दो तीन बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं और एक ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ना हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोमोलिक्यूल्स और ऑप्शन में यूरेनियम का जिक्र आ जाए, प्लूटोनियम का जिक्र आ जाए, रेडियम का जिक्र आ जाए और कहीं कार्बोहाइड्रेट का जिक्र हो। तो इनमें कुछ चीजें हैं जो हमारी बॉडी में नहीं है और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में। तो इस तरीके से अगर बहुत सिंपल एमसीक्यू बनाना हो तो ये बन सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं या उनकी बॉडी का हिस्सा होते हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। वैसे तो विटामिन्स की कुछ टाइप्स भी जो है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है और वैसे भी विटामिन्स बॉडी का हिस्सा है तो उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स में काउंट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की खासियत क्या होती है? बायोमोलिक्यूल्स साइज में मोस्टली बड़े होते हैं और इन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स का नाम देते हैं। सारे के सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे। बायोमोलिक्यूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं? दो लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हमारी बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाने के काम आते हैं और दूसरा ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल में हम सबको कंपेयर करके देखते हैं। तो हम देखेंगे मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की लोकेशन और मेजर फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली आप इन्हें शुगर्स कहते हैं, अगरचे सारे कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स नहीं होते, सिर्फ मीठे कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहली टाइप है बायोमोलिक्यूल्स की। लोकेशन लिखी है साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ये इनके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनेलिज्म में मौजूद होते हैं। ये जस्ट आपके लिए उन्होंने चंद एक एग्जांपल्स पुट किए हैं, आपने इस पर बाउंड नहीं हो जाना। इसके अलावा भी ये इनके और लोकेशंस हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? एक तो हमारे लिए एनर्जी का इमीडिएट सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यानी कि अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन है और आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो आपकी बॉडी फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देगी? कार्बोहाइड्रेट्स को। दूसरा ये है कि दे एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी ने जब एनर्जी स्टोर करनी होती है, लाइक हमारी बॉडी में काफी सारी फूड हो जाए, फूड मॉलिक्यूल्स हो जाए, तो हमारी बॉडी ग्लाइकोजन बनाती है, तो वो भी एक एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है और कार्बोहाइड्रेट है। पौधे अपने अंदर एनर्जी स्टोर करना चाहें तो वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, तो स्टार्च भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। दूसरे नंबर पे प्रोटीन्स आते हैं। इनके फंक्शंस की में वैरायटी बहुत ज्यादा, डाइवर्सिटी, तो इसलिए प्रोटीन्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स भी कहा जाता है। तो इनकी लोकेशन ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। लिखे सिर्फ इतने हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ऑलमोस्ट सेल के हर ऑर्गेनेली में प्रोटीन्स लाजमी होती हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनेली अपने अंदर मेम्ब्रेन रखता है, किसी भी किस्म की मेम्ब्रेन, तो उसमें प्रोटीन्स लगी होंगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स लगे होंगे। इनका फंक्शन क्या है? बहुत सारी प्रोटीन तो एज ए एंजाइम काम करती हैं।
मोस्टली इंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं नेचर वाइज। दूसरा, कुछ प्रोटीन एज ए हार्मोन भी काम करती हैं। आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा, ग्लूकागोन का नाम सुना होगा, ये प्रोटीन्स हैं और ये एज ए हार्मोन काम करती हैं। फिर मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स, वो भी प्रोटीन से बनी होती हैं। आपने सुना होगा कि सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, फिर ये सेलुलर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे लिपिड्स आते हैं। लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं। एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं, ये सबसे ज्यादा एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि विच मॉलिक्यूल्स कंटेन मोर एनर्जी, तो उसका जो आंसर होगा वो लिपिड्स होगा। लिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मुकाबले में दुगनी एनर्जी होती है। फिर ये एज ए हीट इंसुलेटर काम करते हैं, सूरज की शिद्दत से या शदीद गर्मी से बचाते हैं, शदीद सर्दी से भी बचाते हैं। तो ये एक लिहाज से टेम्परेचर इंसुलेटर आप इन्हें कह सकते हैं। फिर एक और इनका फंक्शन है, दे मेक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं और प्रोटीन्स भी हैं। चौथे नंबर पे डीएनए और आरएनए, कुल मिला के दोनों को हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स की दो टाइप हैं, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। लोकेशन क्या है? डीएनए की लोकेशन बड़ी स्पेसिफाइड होती है। डीएनए ऐसे नहीं होता कि हर जगह ही हो। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं, लेकिन डीएनए की लोकेशन स्पेसिफाइड है। तो डीएनए मोस्टली तो होता है न्यूक्लियस में, ये यूकैरियोट्स का अगर केस डिस्कस करें। लेकिन प्रोकैरियोट्स में चूंकि न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियस जैसा रीजन होता है जिसे न्यूक्लियाइड रीजन कहते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है। सो डीएनए इज प्रेजेंट इन ऑप्शंस माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप कहेंगे सारे ऑर्गेनेलिज हैं, न्यूक्लियस का जिक्र नहीं हुआ, शायद बाकी के गलत हैं। तो यहां पर जब माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस हो जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, तो क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, डीएनए का फंक्शन क्या है कि सेल की जो इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट, आपकी बॉडी के फंक्शन और आपकी तमाम खुसूसियात के लिए रिक्वायर्ड है, वो डीएनए में ही होती है। इसके बाद आरएनए है। आरएनए न्यूक्लियस में है, राइबोसोम्स में है और साइटोप्लाज्म में है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो आरएनए एक कैरियर के तौर पर काम करता है, ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। कैसे? आपकी बॉडी में डीएनए पड़ा है और डीएनए को बनानी है प्रोटीन, तो डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाएगा। डीएनए पहले एक आरएनए बनाएगा और उस आरएनए से प्रोटीन बनेगी। आगे हम चैप्टर में फर्दर डिटेल में जब जाएंगे तो आरएनए की फर्दर टाइप्स भी देख लेंगे और फंक्शंस में फर्दर जो वैरायटी है वो भी देख लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो टेबुलर फॉर्म में है। टेबुलर फॉर्म में चीजें करने का फायदा ये होता है कि आप उनको कंपैरिजन में स्टडी करके आगे चलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने परसेंट होते हैं? तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से निकल सकता है कि बायोमोलिक्यूल्स मेक 93% ऑफ ड्राई मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? पूरे सेल को हम प्रोटोप्लाज्म ही कहते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर मौजूद हर एक चीज को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को इग्नोर कर देंगे और बाकी अंदर की चीजें देखेंगे तो उसे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। यानी कि प्रोटोप्लाज्म में आ जाता है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिस और उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो पूरा प्रोटोप्लाज्म है, इसका अगर आप ड्राई मास लें, यानी कि आप इसमें पानी की परसेंटेज को इग्नोर कर दें, तो बाकी 93% जो है वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और जो 7% है उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बॉडी का प्रॉपर हिस्सा नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट में बॉडी में मूव कर रही है। तो विटामिन्स हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस और साल्ट जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। फर्दर भी हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में परसेंटेज वाइज बायोमोलिक्यूल्स आपस में क्या रिलेशन रखते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो प्रोटीन्स हैं। ये हमारी बॉडी के ड्राई मास का 50% है। अब मैं ड्राई मास का आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अगर एक बंदे का वजन 100 किलो है तो 100 किलो में से तकरीबन 60-65 किलो तो उसके अंदर पानी है, क्योंकि 60 से 65% ओवरऑल बॉडी वेट का पानी होता है। तो हम 60% कर लेते हैं, तो बाकी जो 40 किलो होगा वो उसका ड्राई वेट काउंट होगा। 100 किलो कुल वजन है, टोटल वेट है, और 40 केजी जो है वो उसका ड्राई वेट है। उस 40 केजी का 50% प्रोटीन्स होंगी, यानी कि 40 किलो के बंदे में 20 किलो प्रोटीन्स होंगे ड्राई वेट के हिसाब से।
न्यूक्लिक एसिड 18% है, कार्बोहाइड्रेट उससे कम है 15% और लिपिड सबसे कम है, ये है 10%। तो ये सारी चीजें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एक बात हम बार बार कहते हैं, कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एमसीक्यूज वाले पेपर में कभी भी इंफॉर्मेशन को इग्नोर ना कीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि ये परसेंटेजेस दी हुई हैं तो इसको इग्नोर करके चलते हैं, ये भूल जाएंगी भाई। अगर यही भूल जाएंगे तो यही पेपर में आनी है, इन्हीं के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप एमसीक्यूज बेस्ड जब तैयारी करते हैं तो कभी भी आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस नहीं करनी। इनफैक्ट जब आप अच्छे से पढ़ते हैं आप कुछ भी स्किप नहीं करते। इसके बाद एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसको डेवलप करके आगे चलते हैं। एक चीज होती है मेटाबॉलिज्म और दो उसकी टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। हमने इनका कॉन्सेप्ट देखना है। किसी भी लिविंग बॉडी में होने वाले सारे के सारे रिएक्शंस को कुल मिला के कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म डिस्कस करते हैं तो उससे मुराद सारे रिएक्शंस हैं जो उसकी बॉडी में हो रहे हैं। कुछ रिएक्शंस में छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और कुछ रिएक्शंस में बड़े मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, या फिर आप स्मॉल की बजाय सिंपल मॉलिक्यूल कह लें तब भी बात चल जाएगी। अगर सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे होंगे, तो इसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और अगर बड़े मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इसको हम काटने से कैटाबॉलिज्म कहेंगे। तो ये इस मीनिंग में ये वर्ड यूज हो जाता है। तो कैटा को आप काटने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। एनर्जी किस रिएक्शन में लगती है, एनर्जी किस रिएक्शन में रिलीज होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दोनों रिएक्शंस में एनर्जी लगती है और दोनों रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन हमने देखना है कि एनर्जी लगती किस में ज्यादा है और रिलीज किस में ज्यादा होती है। तो एनाबॉलिज्म में एनर्जी की इनपुट ज्यादा देनी पड़ती है, एनर्जी लगती ज्यादा है, और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है। तो एनाबॉलिज्म क्या है? इट इज द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच सिंपल सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। एनर्जी इज यूज्ड इन दिस रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के अंदर एनर्जी यूज होती है। मैंने आपको बताया कि रिलीज भी होती है लेकिन यूज ज्यादा होती है। कैटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स में एनर्जी यूज होती है लेकिन रिलीज ज्यादा होती है। तो इस पर्सपेक्टिव के साथ आप ये कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। अब हम करते हैं सबसे पहली टाइप बायोमॉलिक्यूल्स की, विच आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन्स। ऐसा क्यों कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जितनी कार्बन्स होती हैं ऑलमोस्ट उतनी ही प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जिनका आपस में रिलेशनशिप 2:1 का होता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर कार्बन 6 हैं तो ऑक्सीजन भी 6 हैं और हाइड्रोजन 12 हैं, तो मॉलिक्यूल बन गया C6H12O6। तो ये वाला रिलेशन है। तो ये इनका आपस में जो रिलेशन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो 2:1 की रेशियो में जो पानी में होता है। तो हम इनको कह देते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स। तो हाइड्रेटेड कार्बन्स का कॉन्सेप्ट निकला है यहां से। मैं अगेन आपको बताता हूं। एक शुगर है, एक कार्बोहाइड्रेट है, नाम है राइबोज, फार्मूला है C5H10O5। अगर आप इसकी सिंपल रेशियो लिखेंगे तो सिंपल रेशियो के लिए हम सबको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गई, इसकी सिंपल रेशियो बन गई CH2O। तो अब देखें ये पानी का तनासुब जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में है और साथ कार्बन है, तो इसे मैंने हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मोस्टली बराबर होते हैं और हाइड्रोजन जो होते हैं वो ऑक्सीजन से दुगनी होती हैं। थोड़ी बहुत कमी बेशी भी हो सकती है, इसलिए जब हम इसका फार्मूला लिखते हैं तो हम CX लिखते हैं और H2O को Y लिखते हैं कि ये तकरीबन बराबर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हमेशा बराबर हो। अब उसकी एक एग्जांपल है, चीनी जो आप खाते हो टेबल शुगर, वो है C12H22O11। तो कार्बन और ऑक्सीजन तकरीबन बराबर है और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन का डबल है, तो ये हाइड्रेटेड कार्बन ही है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 में होती है, लाइक वाटर। तो इनके लिए एक और वर्ड यूज होता है, ये ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड आया है सैकराइड्स। सैकरोन लफ्ज होता है, सैकरोन से लफ्ज निकला है सैकराइड, और सैकराइड का मतलब होता है शुगर। तो इनका जनरल फार्मूला आप इस तरीके से भी लिखते हैं CXH2OY। मैंने ज्यादा एडवांस्ड और बेहतर फॉर्म में लिख दिया, इन्होंने लिखा है CN
H2ON के जितनी कार्बन है ऑलमोस्ट उसी तनासुब में पानी के मॉलिक्यूल साथ मौजूद है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तनासुब हुआ है, पानी तो खैर इसमें क्या होना। तो N क्या है? N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो C3H6O3, C4H8O4, C5H10O5, C6H12O6। तो इस हिसाब से हमने इन्हें करना होता है। इसके बाद तीन क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तीन टाइप्स हैं, हम इसकी क्लासिफिकेशन करें। मोनोसक्राइड्स, डाइसक्राइड्स, पॉलीसक्राइड्स। मोनोसक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें शुगर का एक मॉलिक्यूल होता है, मोनो एक के लिए यूज होता है। डाई जिनके अंदर दो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो आपस में जुड़े होते हैं। और पॉलीसक्राइड ऐसे बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो बहुत सारी सिंपल शुगर्स के मिलने से बनते हैं। सबसे पहले मोनोसक्राइड्स को देखें, ये सिंपल शुगर्स हैं, ये सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं और ये पानी में बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं, जायके में मीठे होते हैं। यानी कि शुगर का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो मोनोसक्राइड कहलाता है। इनमें कार्बन की तादाद कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 7 है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर कार्बन की तादाद की बात करें, शुगर का मॉलिक्यूल एक ही है, लेकिन उस एक शुगर के मॉलिक्यूल में कम से कम 3 कार्बन भी हो सकती हैं और ज्यादा से ज्यादा 7 वाली भी हैं। 3 वाली को हम कहते हैं ट्राइओसिस। अच्छा, अब ये कार्बन की तादाद के हिसाब से ओजिस हैं, 3 वाली को कहते हैं ट्राइओसिस, ये हमारी बॉडी में होती हैं। 4 वालों को कहते हैं टेट्रोसिस, ये अब टाइप्स चल रही हैं। 5 वालों को कहते हैं पेंटोसिस, ये ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, वही फिजिक्स वाली चीजें। 6 वाले को कहते हैं हेक्सोसिस, 7 वालों को कहते हैं हेप्टोसिस। ये टाइप्स हैं, ये किसी शुगर का नाम नहीं है, ये बात याद रखिए। ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस किसी शुगर का नाम नहीं है, ये शुगर की टाइप का नाम है कि ऐसी शुगर जिसमें 3 कार्बन है, ऐसी शुगर जिसमें 4 कार्बन है, ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन है, ऐसी शुगर जिसमें 6 कार्बन है, और ये ऐसी शुगर है जिनमें 7 कार्बन है। आगे फिर उनके नाम जो है वो अलग से होंगे, जिस तरह आप इंसान है लेकिन आपका कोई नाम भी है, तो इसी तरह ये शुगर्स हैं 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन वाली, लेकिन इनके नाम भी हैं। तो पेंटोसिस जो है ये 5 कार्बन वाली शुगर है, हेक्सोसिस 6 कार्बन वाली है। एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल में है C5H10O5 राइबोस। अच्छा, इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दें तो ये रह जाती है C5H10O4, तो इसको कहते हैं राइबोस, इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। ये दोनों पेंटोसिस हैं, 5 कार्बन वाली शुगर। इसी तरह 6 कार्बन वाली शुगर्स में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। फार्मूला तीनों का C6H12O6 है, इनके फार्मूला सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं, तो फिर उस हिसाब से इनके नाम भी अलग अलग है। फ्रक्टोज को दुनिया की सबसे मीठी शुगर कहा जाता है, ये आपने याद कर लेना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपके सामने यहां पे राइबोस और डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर बना है, बना तो हुआ है, मैं आप लोगों के लिए अलग से भी बना देता हूं। राइबोस बनाते हैं, राइबोस का जब आप रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसकी रिंग लाइक स्ट्रक्चर में 4 कार्बन रिंग के अंदर आती हैं, 5वीं कार्बन रिंग से बाहर है। अच्छा, अब यहां पर आपके पास 4 कार्बन हैं जो रिंग में हैं, 5वीं रिंग से बाहर है और एक कॉर्नर में ऑक्सीजन है, तो ये पेंटोज है। यहां पे आता है CH2OH, यानी कि इसका ये ऊपर आ गया और इसका OH ऊपर आ गया, इसका OH नीचे है, इसका भी OH नीचे है और इसके साथ H है, इसके साथ भी H है, इसके साथ अंदर की तरफ H है और इसके साथ अंदर की तरफ H है। ये राइबोस है, ये आपने बना बना के देखना है, आपको याद हो जाना। अच्छा, हम इस राइबोस को एक और तरीके से भी बनाते हैं, चलें डीऑक्सीराइबोस को उस तरीके से बना के देख लेते हैं। डीऑक्सीराइबोस बनाना है तो हम इसे बनाते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये हमने बना दिया, ये 5वीं कार्बन रिंग से बाहर। अब हम इसके साथ बाकी चीजें लिखते हैं CH2OH। अब हमने याद रखना है कि यहां पर एक अदद ऑक्सीजन की ना कमी है, तो यहां पर OH की बजाय अकेला H आ रहा है और ये OH है, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H। इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, जरा एडवांस तरीका वो माना जाता है, उसमें कि हम क्या करते हैं कि हम रिंग के अंदर ये जो कार्बन है ना उनको शो करने के लिए बस कॉर्नर शो कर देते हैं। तो कॉर्नर का मतलब कार्बन ही होता है, जो रिंग से बाहर वाली कार्बन है वो बस हम बना देते हैं। और कुछ बुक्स के अंदर ये जो सिंगल OH होता है ना, ये तो लिख लिया जाता है, लेकिन जो जस्ट H होता है वो नहीं लिखा जाता, तो आप इस तरीके से भी इसे लिख सकते हो। अच्छा, ये हो गए राइबोस और डीऑक्सीराइबोस के फार्मूलास।
अब इनकी आपने देखा होगा कि कार्बन की गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कार्बन की गिनती कहां से शुरू करनी है? कार्बन की काउंटिंग आपने ऐसे करनी है कि जो कार्बन रिंग से बाहर हो उसको लार्जेस्ट नंबर मिले। तो इधर से आप काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। तो जो रिंग के अंदर कार्बन से उनको लोएस्ट नंबर देना है और जो बाहर उसे हाईएस्ट नंबर देना है। इसके बाद ये हमारे पास वो हेक्सोसिस आ गई। अब C6H12 O6 ही है तीनों, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ग्लूकोज को बना के देखते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, 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 कार्बन और कार्बन। रिंग के अंदर कितनी कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 और छठी कार्बन रिंग से बाहर। अच्छा, ये होगी कार्बन। अब यहां पे आ गया CH2OH, यहां भी आ गया OH। ये दो OH इस तरह सीधे में ऊपर हैं, बाकी इसका OH नीचे है, इसका OH भी आप नीचे बनाएंगे और इसका OH भी नीचे बनाएंगे। ये जरूरी होता है कि किसी स्पेसिफाइड OH को नीचे लाजमी बनाना है, किसी को लाजमी ऊपर बनाना है? ये बिल्कुल जरूरी होता है। इनके स्ट्रक्चर्स वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं और आपको ये याद करने पड़ते हैं कि किस कार्बन का OH जो है वो आपने ऊपर बनाना है और कौन सा नीचे बनाना है। ये इनके स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अच्छा, ये आपने OH बना दिए, H नहीं बनाए। ये वैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, H को आप इग्नोर कर सकते हो, अकेले H को। तो ये अकेला H है, तो ये हम अकेले H इसके लिखते चले जा रहे हैं। ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के जैसा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, फर्क सिर्फ एक चीज का है, और वो एक चीज क्या है? ये वाला OH ऊपर कर दो, H नीचे कर दो, गैलेक्टोज बन जाता है। बाकी सेम टू सेम। तो अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कर ले, गैलेक्टोज का आपको खुद ब खुद आ जाएगा। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जरा डिफरेंट है। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की खास बात क्या होती है कि फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में जब आपने ये रिंग बनानी है तो 4 कार्बन आपने रखनी है रिंग के अंदर। तो ये हमने 1 2 3 4 4 कार्बन रिंग के अंदर कर दी। अब एक कार्बन इधर से रिंग से बाहर और एक कार्बन इधर रिंग से बाहर, तो ये टोटल 6 कार्बन होगी। अच्छा, अब आपने इनके साथ लगाने OH, तो इसके साथ OH इधर ऊपर लग गया, इसका OH भी ऊपर लग गया और इसका OH नीचे है। इसका OH यही काउंट हो जाएगा और यहां पर इसके साथ सिंपल H आएगा, यहां पर भी सिंपल H, यहां पर भी सिंपल H। ये अब स्ट्रक्चर आप जितनी बार बनाकर देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो ये फ्रक्टोज है। क्या स्ट्रक्चर्स बनाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए? MCQs में स्ट्रक्चर आने वाले तो नहीं है, लेकिन आ भी सकते हैं। अगर उन्होंने दे दिया तो आप उनका कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए आपको लाजमी तौर पर कर लेने चाहिए। देन कम्स डाइस्क्राइड। ये मोनोस्क्राइड थे, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल था जिसके अंदर कम से कम 3 ज्यादा 7 कार्बन थी। पानी में आसानी से हल हो जाते थे, जायके में बहुत मीठे और सबसे सिंपल स्ट्रक्चर्स इनके। अब डाइस्क्राइड उनके मुकाबले में थोड़े से एडवांस्ड हैं। इनमें कम से कम 2 मोनोस्क्राइड आपस में मिलकर एक डाइस्क्राइड बनाते हैं। 2 शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, एक डाइस्क्राइड बनता है। जायके में कम मीठे हैं, पानी में कम सॉल्व होते हैं। तो ये इनकी पानी में इनकी जो सोलबिलिटी है वो मोनोस्क्राइड्स के मुकाबले में कम है और जायका कम मीठा है। एग्जांपल्स में पहली एग्जांपल है सक्रोज, चीनी। चीनी जो आप टेबल शुगर यूज करते हैं गन्ने से बनी हुई, इसमें 2 मोनोस्क्राइड्स आपस में मिलते हैं, एक ग्लूकोज दूसरा फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। ये अगर आपस में मिल जाएं तो इनके मिलने से सक्रोज बनता है। अब आपको ग्लूकोज बनानी आती है, अभी हमने देखी, और फ्रक्टोज भी बनानी आती है। तो अब आपने जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना ली तो तब आपने उनका बॉन्ड बनाना है कार्बन नंबर 2 फ्रक्टोज की और कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज की। इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, एक तरफ से OH एक तरफ से H मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनके रिलीज हो जाते हैं और सिंगल ऑक्सीजन की मदद से ये आपस में जुड़े रह जाते हैं। इस बॉन्ड को, ऐसा बॉन्ड जो 2 मोनोस्क्राइड्स को आपस में जोड़ दे, उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, अगर ग्लूकोज ग्लूकोज से बॉन्ड बना ले तो फिर भी डाइस्क्राइड ही बनेगी शुगर, लेकिन वो सक्रोज नहीं होगी, उसे हम माल्टोज कहेंगे। आप जौ खाते हैं, बार्ले, तो बार्ले के अंदर माल्टोज है, गन्ने के अंदर सक्रोज है। अच्छा, यहां पर एक और भी आ सकती है, दूध के अंदर भी एक डाइस्क्राइड शुगर होती है, उसका नाम है लैक्टोज। लैक्टोज किसके मिलने से बनती है? लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इन दोनों के मिलने से बनती है। तो अब देख लें, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेंगे तो माल्टोज बनेगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे सक्रोज बनेगी,
और ग्लूकोज मिलेंगे तो लैक्टोज बनेगी, ऐसी शुगर जो दूध के अंदर पाई जाती है। दूध के अंदर जो कुछ मिठास आपको महसूस हो रही होती है वो लैक्टोज है। अब दूध ज्यादा मीठा नहीं होता क्योंकि पानी दूध में कुदरती तौर पर ही ज्यादा होता है और कुछ दुकानदारों की मेहरबानी से, तो इस वजह से ये लैक्टोज आपको उतनी महसूस नहीं हो रही होती। फार्मूलाज इनके क्या है यहां पर लिखे तो नहीं, लेकिन चूंकि आसान है तो हम क्यों स्किप करें। तो होता यूं है कि ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, फ्रक्टोज का फार्मूला है C6H12O6। दोनों मिलेंगे और इनके मिलने के दौरान एक पानी का मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज हो जाएगा, तो हमने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कम करनी है, तो दोनों कार्बन मिलके हो गई 12, दोनों हाइड्रोजन मिलके 24 होती हैं, लेकिन 2 ये वाली माइनस करेंगे तो बाकी रहेगी 22, और दोनों ऑक्सीजन मिलेंगी 6 और 6 12, एक जहां पे कम रहेगी तो ये होगी 11। तो C12H22O11 ये फार्मूला सक्रोज का भी है, यही फार्मूला माल्टोज का है और यही फार्मूला लैक्टोज का है, क्योंकि ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज तीनों ही C6H12O6 हैं, तो दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे तो C12H22O11, these are some common disaccharides. Next comes polysaccharides, the sugars, ना शुगर्स नहीं है, द कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मीठे नहीं है जायके में, तो आप इन्हें शुगर्स नहीं कहेंगे, आप इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स तो कहेंगे लेकिन शुगर्स नहीं कहेंगे। तो पॉलीसैकेराइड्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते, जायका बिल्कुल भी नहीं होता, तो कागज इनसे बना होता है, कागज का जायका नहीं होता। पॉलीसैकेराइड्स आर मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। लो जी, पेपर में एमसीक्यू आ सकता है, विच कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ऑप्शंस आर मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, नन ऑफ दिस, द आंसर विल बी पॉलीसैकेराइड्स। इतने बड़े मॉलिक्यूल्स का हमने करना क्या है, क्या ये हमें एनर्जी देंगे? एनर्जी भी दे सकते हैं, लेकिन इनका मेन फंक्शन कुछ और है। सबसे पहले अगर आप इनकी एग्जांपल की बात करें तो स्टार्च है। स्टार्च एक बहुत बड़ा पॉलीसैकेराइड है और ये पौधों में स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पे काम करता है, कि पौधों में बेशुमार ग्लूकोज जमा होगी, काफी सारी ग्लूकोज जमा होगी, तो सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके अच्छी खासी ब्रांच्ड या सिंपल स्ट्रेट दोनों तरह की चेन्स बना सकते हैं और उनसे स्टार्च बन जाती है। स्ट्रेट चेन वाली सादा स्टार्च भी बन जाती है, उसे अमाइलोज कहते हैं, और एडवांस्ड वाली भी बन जाती है, उसे अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। दूसरी जो पॉलीसैकेराइड की एग्जांपल है वो ग्लाइकोजन है, ये एनिमल स्टार्च कहते हैं इसे, यानी कि जिस तरह पौधों ने अगर अपने अंदर ग्लूकोज स्टोर करनी है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लेकिन अगर एनिमल्स ने स्टोर करनी है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये जिगर में, कलेजी में ये ग्लाइकोजन मौजूद होती है। अब आप कलेजी खाएं तो कलेजी का आपको जायका नहीं आ रहा होता, जब तक आप उसमें मिर्च मसाले ऐड ना करें, तो जायका क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पॉलीसैकेराइड है तो टेस्टलेस है जायके में। फिर ये मसल्स में है तो मसल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज की चेन से बनती है, लेकिन एक फर्क आएगा, स्टार्च के अंदर ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है, लेकिन ग्लाइकोजन में लाजमी तौर पर हाईली ब्रांच्ड चेन्स होंगी, यानी कि ब्रांचिंग भी होगी और ब्रांचिंग भी बड़ी हाई लेवल की। फिर सेलुलोज है, सेलुलोज भी पॉलीसैकेराइड है, ये ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन से बनता है, लेकिन फर्क होता है बॉन्डिंग करने के पैटर्न में। वो ओबीसी लेवल पर तो आप लोग नहीं पढ़ रहे, लेकिन बॉन्ड बनाने का पैटर्न स्टार्च और सेलुलोज में डिफरेंट होता है। तो स्टार्च और चीज है, सेलुलोज और चीज है। ये जो कपड़ा है, कॉटन है, कागज है, इनके अंदर सेलुलोज मौजूद होती है, ये वाले पॉलीसैकेराइड मौजूद है, और पौधों की सेल वॉल भी तो सेलुलोज से ही बनी होती है। इसके बाद है काइटन। काइटन जो है ये सेलुलोज की डिफरेंट फॉर्म है। डिफरेंट कैसे? कि इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं जुड़े होते, बल्कि ग्लूकोज जैसे कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से काइटन बनती है, यानी कि स्ट्रक्चर का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। काइटन कहां मौजूद है? काइटन एक तो है फंजाई की सेल वॉल में, जिस तरह पौधों की सेल वॉल में सेलुलोज है, फंजाई की सेल वॉल में कॉटन है, काइटन है। तो एमसीक्यू बन सकता है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटन। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि काइटन इज द राइट आंसर।
फिर एक्सोस्केलेटन, जो बैरूनी ढांचा होता है इंसेक्ट्स में, क्रैब्स में, लॉबस्टर्स में, उनके अंदर भी काइटन ही मौजूद होती है। तो काइटन इज अ कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल वॉल्स, प्लांट की सेल वॉल और एनिमल्स की एक्सोस्केलेटन। तो यहां पर ये डायग्राम्स बनी हुई हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन की। डेफिनेटली आपने करनी नहीं है डायग्राम्स, ये वाली तो नहीं करनी इतनी सिंपल, लेकिन आप इनको एक नजर देख सकते हैं। सोर्सेज क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के, फंक्शंस क्या है। जो सिंपल वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं लाइक मोनोसैकराइड्स, जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज है, ये आपको फलों सब्जियों से मिल जाएंगे, शहद से और अनाज से। यानी कि अगर आप रोटी भी खा रहे हैं ना, तो आप मोनोसैकराइड्स उसके अंदर भी मौजूद होते हैं। डाइसैकराइड्स की बात करें तो सुक्रोज, मैंने आपको बताया कि ये गन्ने में है, फलों में भी है, और शुगर बीट यानी कि चुकंदर में भी है। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो चुकंदर से चीनी बनाते हैं, अगरचे वो मिठास में कम होती है। फिर लैक्टोज जो है, ये वाली शुगर दूध में पाई जाती है, इसे मिल्क शुगर कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में पाई जाती है। माल्टोज सीरियल्स में यानी कि अनाज में पाई जाती है। इसके बाद पॉलीसैकराइड्स की बात करें तो स्टार्च, ये आपकी रोटी, चावल और मकई जो आप खाते हैं, जितने भी आप आटे खाते हैं, उन आटों में बिलखुसूस जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं वो पॉलीसैकराइड्स हैं। उनमें व्हीट, बार्ले, मेज और राइस है। व्हीट गंदम है, बार्ले जौ है, मेज मकई है और राइस चावल है। तो ये इनके सोर्सेज हो गए। यानी कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने तो आप प्लांट्स को खाते जाएं, आपको काफी सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते जाएंगे। प्लांट्स जो है वो इसका इंपॉर्टेंट सोर्स है। फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का, हम कार्बोहाइड्रेट क्यों खाते हैं। आप सारा दिन कुछ भी खा लें, अगर आप कोई आटे से बनी चीज नहीं खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी। उसके पीछे मेन रीजन ये है कि आपके लिए एनर्जी का जो सबसे बड़ा जरिया है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी बेतहाशा होती है। ग्लूकोज इज यूज्ड बाय सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब हमारे सेल्स जो हैं उन्होंने एनर्जी जब बनानी है, हमें चलाना है, हमें करंट देना है माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए एनर्जी बनाकर, तो वो करंट कहां से आना है, वो ग्लूकोज से आना है। यानी कि अगर आप रोटी भी खाएंगे ना तो रोटी टूटकर ग्लूकोज बनेगी, और ग्लूकोज को सेल्स तोड़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन से और एनर्जी देंगे। फिर जो डाइटरी फाइबर्स हैं उनके अंदर अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं लाइक सेलुलोज। फिर सेलुलोज क्या करता है, सेलुलोज काम करता है एक स्पंज की तरह, आपकी आंतों में चलता है और एक ब्रश की तरह पूरी सफाई से आंतों को अंदर से साफ करते हुए चलता है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि सैलड खाएं। तो सैलड में ताकत नहीं है, लेकिन सैलड आपकी आंतों को साफ कर रहा है। देन कम्स पेंटोजिस, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ये डीएनए और आरएनए बनाने में यूज होने वाली शुगर्स हैं। तो डीएनए आरएनए इनके बगैर बन ही नहीं सकते। प्लांट्स फिर कन्वर्ट करते हैं मोनोसैकराइड्स को डाइसैकराइड्स में, जिस तरह के सुक्रोज है, और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी कि पौधे ने अगर अपनी बॉडी में शुगर को एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाना है, पत्ते से जड़ों में पहुंचाना है या जड़ों से तने में पहुंचाना है, तो उसके लिए डाइसैकराइड काम देंगे, उसके लिए मोनोसैकराइड काम नहीं देंगे। क्योंकि मोनोसैकराइड इतने सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं कि ये मूवमेंट के दौरान टूट जाएंगे, यूज हो जाएंगे, किसी केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाएंगे। तो पौधे इनको कन्वर्ट कर लेते हैं डाइसैकराइड्स में, और ये उनको डाइसैकराइड में कन्वर्ट करके चलाते हैं। तो पौधों के अंदर जो शुगर जाइलम फ्लोएम में चल रही होती है वो वाली शुगर कौन सी है, वो डाइसैकराइड है, यानी कि सुक्रोज। सेलुलोज की बात करें तो आपने पीछे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन थे मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड, और हमने कहा था पॉलीसैकराइड। अब पॉलीसैकराइड्स में से कौन से कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा अबंडेंट है? द राइट आंसर इज सेलुलोज। तो ऑप्शन में कोई से 4 पॉलीसैकराइड्स का नाम दे सकते हैं, तो राइट आंसर सेलुलोज का होगा। ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, पौधों को सपोर्ट देता है, और अल्टीमेटली पूरे पौधे को जो सपोर्ट मिल रही होती है सेलुलर लेवल पर और पूरे प्लांट के लेवल पर, वो सेलुलोज से ही मिल रही होती है। तो यहां पर बायो मॉलिक्यूल्स का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के कार्बोहाइड्रेट्स लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स को देखेंगे। इन सारे लेक्चर्स को देखने के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं अगेन बताता चलूं कि बॉटनी, बायोलॉजी, जोलॉजी इससे रेलेवेंट जब भी जॉब्स आएंगी तो बायोमोलिक्यूल्स उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, उनकी तैयारी लाजमी है। और इन तमाम सब्जेक्ट्स में तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशंस के सेशंस जब भी जॉब्स आती हैं लाजमी स्टार्ट किए जाते हैं।
तो आप फौरी तौर पर कंसल्ट करके अपनी तैयारी का आगाज कर सकते हैं। हमारे सेशंस का हिस्सा बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।